दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम राही में। और आज हम इतिहास का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जो कक्षा 6 की किताब का 8वां चैप्टर है। इसका शीर्षक है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अर्थात हम अशोक के बारे में इसमें पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। यहाँ पे हम इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का मतलब फिर खिचड़ी सब हो जाएगा और बहुत लंबा हो जाएगा। इसको एक फुल एक्सप्लेनेशन और पूरे डिटेल के साथ में पढ़ेंगे एडवांस में। और मैं वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा कंटेंट दूंगा कि आपको और कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के वीडियोस को लाइक करें, उन्हें शेयर करें और जल्द ही हम आपके लिए बहुत अच्छा कर सकें उसके लिए हमें सपोर्ट करें। आइए चैप्टर पे चलते हैं। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया कैसेट खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए थे। कहने का तात्पर्य है कि आज के समय में भी खासकर बच्चों को अगर आप कड़क नोट, नए नोट दे दें तो एक तो उसको खर्चा नहीं करना चाहते और दूसरों को अपने घर में या अपने पड़ोस में घूम घूम के उसको दिखाते हैं कि हमारे पास ये नोट है, उसमें क्या क्या बना हुआ उसको देखते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है कि उसके पास नोट है और उसको देख रही है और उसमें उसे जो शेर का चित्र मिल रहा है उसको देख करके सोच रही है कि आखिर ये क्या है। हम उस आगे पढ़ेंगे इसमें वो क्या है, कहाँ से आया। एक बहुत बड़ा साम्राज्य या राज्य, एक साम्राज्य। जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पे देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। सारनाथ के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। उत्कीर्ण मतलब खोदे गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। आपको यहाँ पे आपको ध्यान हो कि हमने पाषाण काल से शुरू किया था। पहले गांव बसे, जन बसे, जिला बसे, महाजनपद, जनपद सब बसे और अभी वो परिवर्तित हो करके एक बहुत बड़े क्षेत्र में तब्दील हो चुके हैं, जिन्हें ही साम्राज्य कहा जा रहा है। आखिर में जो भी अशोक है उसके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। उसका राज्य कितना बड़ा रहा होगा उसकी एक झलक यहाँ पे दी जा रही है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अब यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो की वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, बाद में अशोक उस पर शासन करते हैं। इस चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य की स्थापना में जो सहायता किया वो चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक व्यक्ति ने किया। ये चाणक्य या कौटिल्य जो थे, इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की एक किताब लिखी। इस किताब में जैसा कि अर्थशास्त्र नाम से प्रतीत होता है कि इसमें
इकोनॉमी जैसी चीज़ों का वर्णन किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें इनके राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ये सब हम एडवांस में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वंश क्या होता है इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। हम आगे जब डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो वहाँ भी चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में बनते हैं वो इन्हीं से ही बनते हैं, बाकी से नहीं बनते हैं, इसलिए इनको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। नीचे मानचित्र है, अभी मैं आपको उसको दिखाता हूँ। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। यहाँ पे आपको पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला तीनों नाम याद रख लेना है, याद कर लेना है। ये मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगरों में से एक थे, प्रमुख नगर थे। इनको आपको याद रखना है और इनको मैप पे लोकेट भी करना है। तक्षशिला उत्तर, पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। यहाँ पे आपको मैप दिखा दें या आप देख सकते हैं। इसमें लगभग जो नाम लिखे गए हैं ये सारे नाम अशोक कालीन हैं, अशोक साम्राज्य से संबंधित हैं। ऊपर 3 नाम आपको उसके प्रमुखता के लिए दिया था। उन तीनों को आपको मैप में दिखाने के लिए मैंने बोला था। अभी आप देखिए, एक जो पहला नाम लिया था जो कि राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यहाँ पे है, आपको इसको याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये आधुनिक बिहार में पड़ेगा। दूसरा नाम था उज्जैन का। उज्जैन देखिए यहाँ पे है, आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। उज्जैन कहाँ है इसको भी लोकेट करके रखना चाहिए। और तीसरा नाम जो तक्षशिला का था वो यहाँ पे है। आपको इसे अपने मैप में लोकेट करके पॉइंट करके रखना चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे तरीके से आपका सहयोग करते हैं। आगे चलते हैं। इसमें साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। कहने का मतलब वही है, आपने पाषाण काल में भी देखा था। फिर जन हुए, जनपद हुए और सारे विकसित हुए, तो वहाँ पे भी सेम था कि जो समृद्धशाली लोग हुआ करते थे वो दुर्गों में रहते थे। जो किसान थे या और निम्न वर्ग के लोग थे वो बाहर रहा करते थे। कई जगह उनको भी दुर्ग में ही रखा गया है। ऐसे ही यहाँ पे भी है, राजाओं का एक वर्ग है वो अलग जगह रहता है, व्यापारियों का वर्ग है वो भी एक अच्छे क्षेत्र में रहता है। बजाय इसके साम्राज्य का जो बहुत बड़ा इलाका है वहाँ पे किसान हैं और वो गाँव में बसते हैं। जंगल तब भी थे, जंगल अभी भी थे। तो भिन्नता सिर्फ इतनी थी कि अभी जो था वो पहले की अपेक्षा अब एडवांस लोग हो चुके थे। आगे चलते हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए साम्राज्यों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। सीधे भाषा में कहा जाए तो जैसे आज का भारत है, उसके अंदर तमाम सारे राज्य हैं,
तो भारत को आप साम्राज्य कह लीजिए और जो उसके अंदर है उसको आप राज्य कह लीजिए। ये बताने की कोशिश कर रहा है अशोककालीन भारत के बारे में, अशोककालीन साम्राज्य के बारे में। अशोक पूरे भारत पे शासन करता था, अलग अलग इलाकों पे शासन करता था और उसके अंदर छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। उस समय साम्राज्य का शासन कैसे चलता था उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू इधर है। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। मतलब पाटलिपुत्र उसकी राजधानी हुआ करती थी और उसके आसपास इसके नज़दीक जो भी इलाके थे उस पे अशोक का या मौर्यकालीन जो भी राजा थे उनका सीधा नियंत्रण हो सकता है। इसको इस संदर्भ में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो अलग है, दिल्ली चूँकि देश की राजधानी है वहाँ पे केंद्र का भी शासन चलता है और वहाँ के लोकल का भी शासन चलता है, लेकिन जो मेन शासन होता है वो केंद्र का होता है। बिना उसकी अनुमति के वहाँ कुछ नहीं हो सकता। ठीक ऐसा यहाँ भी था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। आज के समय में भी यही है, टैक्सेशन सिस्टम लागू है, टैक्स देना पड़ता है। कुछ जगह अभी भी आपने सुना होगा मालगुजारी नाम का एक टैक्स होता है जो साल में एक बार किसानों से लिया जाता है। बाकी टैक्स हम खुद ही सरकार को ऑनलाइन भरते हैं, लेकिन उसके लिए भी तमाम अधिकारी हैं जो नहीं दे रहा है उसके ऊपर दबाव डालने के लिए। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। आज का सेम समय है, जो टैक्स नहीं दे रहा है उनमें से तमाम लोग जेल जा रहे हैं, उनके ऊपर और तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। कहने का तात्पर्य यही है कि आज के समय में भी गुप्तचर होते हैं, उस समय भी इनके गुप्तचर होते थे। जैसे आप लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पे बैच नाम के एक अधिकारी आते थे आपके एग्ज़ाम के बीच में, जब अपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा तो वो भी यहाँ पे आके देखते थे कैसे काम चल रहा है, नकल तो नहीं हो रहा है। ऐसे ही और जगह तमाम सरकार अपने लोगों को नियुक्त करके रखती है जिनके बारे में नहीं लोगों को पता होता है, लेकिन वो सारी एक्टिविटी को आगे रिपोर्ट करते हैं। ऐसे ही स्थितियाँ उस समय भी इस मौर्यकालीन साम्राज्य में इन लोगों ने विकसित करके रखा हुआ था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। कहने का मतलब यही है कि चूँकि उस समय जो शासन हुआ करते थे वो वंशानुगत थे, तो राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन राजा का बेटा राजा बने इसके पहले उसको शासन सत्ता में आने के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रशिक्षण दिया जाता था। तो इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें किसी न किसी इलाके का, किसी न किसी प्रांत का गवर्नर बना दिया जाता था, राज्यपाल बना दिया जाता था। तो वहाँ पे वो सीखते थे। बाद में उसमें से जो योग्य होते थे या वंशानुक्रम में जो सबसे बड़े होते थे वो राजा बनते थे। साथ ही जो भी यहाँ के प्रांत थे तो ऐसा नहीं था कि जो भी कानून प्रथाएं सेंट्रल में लोग मान रहे हैं वही प्रथाएं दूर दूर इलाकों में भी माने जाएं। आज के समय में भी देखिए बहुत सारे कानून हैं जो आदिवासियों पर लागू नहीं होते हैं। बहुत सारे इलाके हैं जो सिर्फ आदिवासियों के कब्जे में रहते हैं, वहाँ पे बाहरी लोगों का जाना मना होता है। ऐसे ही वहाँ भी था कि कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे स्थानीय रूल, स्थानीय नियम ही चलते थे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक
सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने की और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब नजराना क्या होता था? जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। यहाँ पे जो टर्म है वो इस तरीके से है कि जो टैक्स अभी वर्तमान संदर्भ में जो टैक्स सिस्टम है, अगर आपने कोई फैक्ट्री डाली हुई है, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको उसका टैक्स देना कंपलसरी है, अनिवार्य ही आपको टैक्स देना ही है। अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो जब भी ये बातें सरकार तक पहुंचेंगी तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे ही था कि जो कर था वो नियमित रूप से इकट्ठा होता था, लेकिन जो नजराना था आज के संदर्भ के हिसाब से आप समझिए तो ये था कि नजराना आज के समय का कभी भी कहीं जब प्राकृतिक आपदा आती है या सरकार को विशेषतः कहीं किसी काम के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा नहीं होता है, तो एक फंड का निर्माण करती है। जैसे बाढ़ के लिए बाढ़ राहत फंड किसी स्टेट का हो गया, किसी इलाके का हो गया, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि लोगों से ज़बरदस्ती लिया जाता है, अपील की जाती है, जिसको देना होता है देता है, नहीं देना होता है तो कोई बात नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि अभी लॉकडाउन के समय में कोविड से संबंधित एक फंड बनाया गया था, उसमें तमाम लोगों ने दान किया, तमाम लोगों ने पैसा दिया, लेकिन किसी से ज़बरदस्ती नहीं किया गया था। ऐसी सिचुएशन वहाँ पे भी थी कि नजराना जो था वो ऐसा नहीं था कि ज़बरदस्ती लिया जाता था, अगर आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे राजधानी में सम्राट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, इसको देखते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यहाँ पे आपके लिए जो याद रखने की चीज़ है वो ये है, जो मेगास्थनीज है वो कहाँ से आया था और किसके दूत के रूप में आया था और कब आया था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यूनान देश से आया था। उसने कुछ विवरण दिया है, उसका एक छोटा सा अंश यहाँ पे है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। कह सकते हैं एक विलासिता है, विलासिता का प्रतीक है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। यहीं पे एक छोटा सा विवरण पाटलिपुत्र जो आधुनिक पटना है उसके बारे में है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। प्राचीर मतलब आप दुर्ग कह सकते हैं, बाउंड्री, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे, यह आपको सोचना है। वर्तमान संदर्भ में आप सोचेंगे, इसका आंसर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह से मिला था, आप इसको भी सोचेंगे और आपको सोचना चाहिए, तो ये भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक सीधा सिंपल जो अंतर आप कह सकते हैं वो यही है कि उस वक्त का जो नगर था उसके विकास में और आज के विकास में बहुत ज़्यादा अंतर था। अभी आगे हमने नजराना पढ़ा था कि नजराना जो लिया जाता था, उसके बाद
आगे थोड़ा सा और जो था उसमें यह था कि और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ पर रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। जैसा कि हमने पीछे बताया था कि इन लोगों पे स्थानीय कानून ही चलते थे, स्थानीय रीति रिवाज प्रथाएँ ही चलती थीं। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसे चीज़ें ला कर दें। क्योंकि हाथी, लकड़ी, मोम, मधु ये सारी चीज़ें जंगलों में होती थीं, जंगलों पे उनका लगभग नियंत्रण रहता था, तो ये आशा की जाती थी कि वो ला करके उनको दें। अशोक एक अनोखा सम्राट। आपने बहुत बार सुना होगा कि अशोक बहुत ही महान सम्राट था। इतिहास में उसका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वही इसी का एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे है। आप यहाँ पे छोटे में ही समझिए, लेकिन जब इसको एडवांस में चलेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से चलेंगे। वहाँ पे एक एक चीज़ों को बताएंगे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुँचाने की कोशिश की। तात्पर्य यह है कि अभिलेख खुदवाने का जो कार्य था वो अशोक ने ही शुरू किया था। इसको आपको याद रखना चाहिए कि मौर्य काल में जो अभिलेख खोदे जाने शुरू हुए वो किसने शुरुआत किए थे, तो वो अशोक ने शुरू किए थे। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक लाइन में एनसीईआरटी बोल के निकल जाती है, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते और हम भी पढ़ करके निकल जाते हैं, और बाद में एडवांस बुक में ये सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो हमें लगता है कि एग्जामिनर ने पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में हैं। आप फिर यहाँ पे देखिए, अभी पीछे आपने देखा था जो बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, इनके गुरुओं ने जो उपदेश दिया था वो प्राकृत भाषा में दिया था, क्योंकि आम जनमानस की भाषा थी। देवनागरी भी आम जनमानस की भाषा थी। तो यहाँ पे भी इन्होंने प्राकृत भाषा में ही अपने अभिलेख खुदवाए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो उसे समझने में। आगे देखते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अर्थात अशोक ने एक अभिलेख खुदवाया हुआ है जिसमें उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया हुआ है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इसमें मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। श्रमण मतलब श्रमिक वर्ग। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरे को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। धम्म मतलब धर्म का पालन, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ, ये आपको सोचना है। और जो धम्म था वो संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप है। इसमें आप देख सकते हैं अशोक युद्ध लड़ता है, उसको वहाँ पे लाशों को देख करके, बच्चों को देख करके, महिलाओं को देख करके, क्योंकि यहाँ पे एक अलग बात हुई थी। यहाँ पे महिलाओं ने भी अपने राज्य की रक्षा के लिए शस्त्र उठा लिए थे। इन सबको देख करके वो द्रवित होता है और अब वो धर्म के पालन की तरफ जाता है और युद्ध न करने का निश्चय करता है। साथ ही वह अपनी इन्हीं बातों को उत्कीर्ण करवा देता है, जिससे उसके आने वाली पीढ़ियां भी युद्ध के नुकसान और फायदे को अपने पूर्वजों से सीखें और वो भी युद्ध ना करें। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। इसको मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। ये यहाँ पे कलिंग क्षेत्र है। ये आप देखेंगे तो इधर से ये जो क्षेत्र है ये उड़ीसा का क्षेत्र है। आधुनिक समय में उड़ीसा का क्षेत्र है। इसे आपको
लोकेट करना चाहिए अपने मैप पे कलिंग कहाँ पे है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, मतलब घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था, अर्थात धर्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपने प्रजा को निर्देश दें। वो बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। आप एडवांस में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जो अशोक था वो अपने को अपने सारे प्रजाओं का रक्षक मानता था और उन्हें अपनी संतान मानता था। वह उनका अभिभावक के रूप में अपने आप को प्रचलित रखता था और उन्हें उसी से हिसाब से वो ट्रीट करता था जैसे वो उनके अपने बच्चे हों। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उसमें संवेदना थी। उसके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इसमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उसका कर्तव्य है, इसलिए उसने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। समाज की जो बुराइयां हैं वो कोई आज की नई बुराइयां नहीं हैं, वो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हैं। तमाम सारी बुराइयां आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। बस फर्क इतना है कि कानून व्यवस्था के माध्यम से उनको थोड़ा कम कर लिया गया है। उस समय भी था तो अशोक ने उसको कम करने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की, जो एक अधिकारी था। आपको इसे नोट रखना चाहिए, ध्यान रखना है धम्म महामात्र कौन थे और किस कालीन के राजा के अधिकारी हुआ करते थे। तो ये मौर्यकालीन राजा अशोक के द्वारा नियुक्त अधिकारी थे और उनका कार्य जो था वो धर्म की शिक्षा देना था। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। राजा का ये जो सिस्टम था कितना बढ़िया था कि जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, साक्षर नहीं हैं, उन तक भी उसकी ये शिक्षाएं, उसके ये संदेश पहुंच जाएं। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ शिक्षित वर्ग तक ही उसकी शिक्षाएं रह जाएं। हर वर्ग का वो ख्याल रखता था। आगे हम देखते हैं कि अपने प्रजा के लिए अशोक ने एक संदेश दिया है। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। ये अशोक ने अपने संदेश में अपने जनता के लिए कहा है कि जो तमाम सारे अनुष्ठान होते हैं, बच्चों के जन्म पर, विवाह पर, मृत्यु पर, ये सारे सिर्फ कर्मकांड हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो यह ज़्यादा फलदायी हो गई। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? अशोक इन सारी रीतियों को खत्म करके किसी और रीति के बारे में लोगों को बताना चाहता है और वो चाहता है कि उसकी जनता, उसकी जो प्रजा है, वो उसका पालन करे। ये क्या थी? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। क्या विचार थे उसके कि सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए उसने अपने सारे संदेश जनता के बीच में दिए, जिससे एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके, जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ हों और लोग एक दूसरे के साथ बिना किसी भेदभाव के रह सकें। अपने धम्म की प्रशंसा या दूसरों की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप जिस भी धर्म को मान रहे हैं उसको मानिए, सामने वाला जिस धर्म को मान रहा है उसको मानने दीजिए। आप उसके धर्म की बुराई ना करें।
आपका धर्म अपनी जगह पे अच्छा है, उसका धर्म अपनी जगह पे अच्छा है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसने इस तरीके से नहीं समझाया कि जिससे विमर्श पैदा हो, उसने इस तरीके से समझा दिया कि अगर आप अपने धर्म की बड़ाई कर रहे हैं, दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तो अपने धर्म की आप रक्षा नहीं कर रहे हैं बल्कि उसका नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका धर्म अच्छा होगा तो आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप जान जाएंगे। बुरा होगा तो अपने आप जान जाएंगे, तो आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जो ज़्यादा बोलता है, जो ज़्यादा तारीफ करता है, वो हकीकत में अपनी कमियों को छुपा रहा होता है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, करते हुए उसका आदर करना चाहिए। मतलब सभी का आदर करें, सभी धर्मों का आदर करें। उनमें जो भी वो बिलीव्स उनके हैं, जो भी विश्वास वो करते हैं, उनको आप समझिए। आपको मानना नहीं, लेकिन उसको समझना चाहिए कि आपके धर्म से कैसे संबंधित हैं, आपका धर्म क्या कहता है, उनका धर्म क्या कहता है, और उनका आदर आपको करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हम में एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। हिस्सों को क्या बताना है, अशोक ने जो भी बताया है वो सारी चीज़ें आज लागू होती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आज के समय में अलग है और उस समय अलग हुआ करती थी। यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है ब्राह्मी लिपि के बारे में। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। अब ये आज का जो छोटा आ से अनार हम लोग पढ़े थे बचपन में, उसके अलग अलग रूप यहाँ पे दिए गए हैं। आरंभिक ब्राह्मी इस तरह से हुआ करती थी, देवनागरी जो भी हम पढ़ते हैं ऐसी थी। बांग्ला में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, मलयालम में लिखने का इसका तरीका आ को इस तरीके से लिखा जाता है और तमिल में इस तरीके से। कहने का तात्पर्य है कि भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जो संदेश है वो एक ही होता है। आगे हम देखते हैं इसमें इस चैप्टर के कुछ उपयोगी शब्द जो थे, साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत और धम्म थे। इन सभी के बारे में हमने आपको बताया है क्या थे। यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी है चीन की दीवार के बारे में, इसको हम देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। कहने का तात्पर्य है कि मौर्य साम्राज्य जिस समय फल फूल रहा था, उसके थोड़े से समय पहले, कुछ सालों पहले ही जो चीन में राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए कह सकते हैं, या उनका उस समय का जो भी तात्पर्य रहा हो, अर्थ रहा हो, मतलब रहा हो, उन्होंने दीवार का निर्माण शुरू किया जो आज ही मौजूद है। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। मतलब जैसे जैसे साम्राज्य की सीमाएं बदलती गई, राज्य की सीमाएं बदलती गई, वैसे वैसे दीवारों को इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करता बनाया गया। आज भी अगर उसको देखा जाता है सैटेलाइट से, तो अलग अलग जगह टेढ़ी मेढ़ी दिखती हैं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। बुर्ज कह सकते हैं छोटे छोटे वो जगह है जहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होकर के इधर उधर देख सके और ऊपर से धूप छांव से उसकी रक्षा हो सके। छोटा सा एक आज के समय में देखिए हमारे जो बीएसएफ के जवान होते हैं वो एक टावर पे खड़े होते हैं, इसी टाइप का उसमें उसी को बुर्ज कहा जाता है।
पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था। ये आपको एडवांस में जब जाएंगे तो वहाँ पे भी इसको पढ़ेंगे। बाकी इस संदर्भ में आप सोच सकते हैं कि क्या रवैया रहा होगा। तो रवैया क्या था, आज जैसे भारत एक सहिष्णु सहिष्णु देश है वैसे तब भी था। चाइना आज जैसे आक्रामक देश है, उस समय भी उसके राजा ऐसे आक्रामक हुआ करते थे, लेकिन व्यापार जो था तब भी होता था, व्यापार आज भी हो रहा है। आगे इस चैप्टर में जो उसके क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं, और मैं आपको चैप्टर के अंत में हर बार ये बोलता हूँ कि आपको इन क्वेश्चनों को करना चाहिए। ये आपके काम के क्वेश्चन हैं, आपके दिमाग को डेवलप करने के क्वेश्चन हैं। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अपने दिमाग को एक शार्प माइंड में तब्दील कर पाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आपके इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से निकाल करके बाहर लेके आए। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। सॉल्व करिए, वो अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, बस आप लिखिए। आप ये मत देखिए कि आप क्या लिख रहे हैं, बस आप सिर्फ लिखिए। ये इस चैप्टर के जो क्वेश्चन थे, चर्चा करें, आओ करके देखें। इसमें भी अगर आप ये चर्चा करते हैं, इन चीज़ों को आप देखते हैं, तो ये आपके काम की होंगी, आपको ये बेनिफिट देंगे। सिर्फ पढ़ लेना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उसको आत्मसात करना इम्पॉर्टेंट होता है। और आत्मसात करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो यही है कि आप चीज़ों को पढ़ने के बाद मंथन करिए, मनन करिए, उससे आपके अंदर तमाम सारे विचार उभरते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी का एक ओवरव्यू ले रहे हैं। एडवांस में जब जाएंगे तो इनको बहुत ही डीप में जाकर के पढ़ेंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। अभी अगर हम डीप में जाएंगे तो ना तो एनसीईआरटी का कोई मतलब रह जाएगा पढ़ने का, और ना ही एडवांस का, क्योंकि आपके पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो खो जाएगी। इसलिए आप सिर्फ एनसीईआरटी के जितने टर्म हैं उनको याद रखिए। आप जब अभी थोड़ा थोड़ा याद करके रखेंगे तो जब एडवांस आएगा तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको वहाँ पे हेल्प करेंगी चीज़ों को रिलेट करने में। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।